हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस महीने की इन्वायरमेंट की डिस्कशन में। अब जैसे हम हर महीने करते हैं, हम इस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है एक तस्वीर के थ्रू रिवाइज करेंगे। इस तस्वीर में आपको कुछ हिरण, कुछ चीताज, कुछ लायंस दिख रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में चीताज को लेके एक रिजर्व, वाइल्ड लाइफ रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में है? या लायंस को लेकर बात हो रही है कि गिर से निकल के लायंस अब किसी और रिजर्व में भी जा रहे हैं। एक गुजरात में है, एक मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से है वो टाइगर रिजर्व, या कौन कौन से है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिनकी बातें हो रही हैं? एक ऐसी जगह, एक ऐसी नदी जो इस तस्वीर की तरह येलो होती जा रही है, और वो येलो हो रही है ज़मीन से निकले हुए मेटेलिक मिनरल्स की वजह से। और किसी जगह पर समुद्र में ऐसे ड्रिलिंग हो रही है जिसके लिए लोगों ने उस देश के खिलाफ केस कर दिया, क्लाइमेट लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं, और ये कुछ आपको छिपकली जैसे सांप दिख रहे हैं, ये भी देखने को मिले हैं काजीरंगा में। तो क्या है ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और मैंग्रोव जो है वो कैसे कम होते जा रहे हैं, उसको लेकर एक नई रिपोर्ट भी आई है। वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आइए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, और दोबारा आएंगे इस तस्वीर से, इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको सब कुछ ढंग से याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आईयूसीएन की। आईयूसीएन आप सबको पता है, जो जो रेड बुक होती है, जो लिस्टिंग होती है, वो करती है, रेड लिस्ट बनाती है। पहली बार इन्होंने दुनिया के जितने इकोसिस्टम्स हैं उनका जो रेड लिस्ट निकाला था, इस बार उन्होंने मैनग्रूव्स की भी रेड लिस्टिंग की है। तो एक मैनग्रूव सिस्टम्स का रेड लिस्ट आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कौन से जो मैनग्रूव्स हैं इंडिया के आसपास वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कौन से वल्नरेबल है, इंडिया में उसका क्या शेयर है। तो पहले आईयूसीएन ने पहली रेड लिस्ट जारी की है मैनग्रूव्स के बारे में। अब ये बात करते हैं उनका स्प्रेड कैसा है। देखिए, मैनग्रूव्स जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें जो आपको रेडिश डार्क रेड में दिख रहा है ना, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब इंडिया के आसपास, साउथ ऑफ इंडिया के पास जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाकी वल्नरेबल है। तो यानी साउथ एशिया या सदर्न एशिया के पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ आपको अमेरिका के कोस्ट पे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखेंगे। बाकी जगह वल्नरेबल या थ्रेटेंड है, कई जगह लीस्ट कंसर्न है। जैसे आप देख लो, बे ऑफ बंगाल के पास जो हमारा मैंग्रोव्स का बेल्ट है, साउथ ईस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल के पास, ये लीस्ट कंसर्न है, इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए जरा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि खबर क्या आई है। खबर ये आई है कि दुनिया की 50% जो मैंग्रोव्स है वो कोलैप्स करने की रिस्क के ऊपर है। 50% दुनिया का जो मैंग्रोव सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और मैंग्रोव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक तो सी वाटर रेगुलेशन में, और जो वहाँ के आसपास का क्लाइमेट जोन है, या वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करने में, और वहाँ की सॉइल को सपोर्ट करने में। अब इनके जाने के बाद बहुत नुकसान हो सकता है। तो पहली बात, कहाँ कहाँ पे रिस्क है? 50% ग्लोबल रिस्क है जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो कोलैप्स के नतीजे पर है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है, क्या इंडिया में ऐसा कोई राज्य है जहां पर मैंग्रोव्स बढ़े हैं? तो हाँ, ऐसा भी एक राज्य, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली आपसे क्या पूछा जा सकता है, कितने परसेंट मैंग्रोव रिस्क में है? ऑलमोस्ट 50% ऑफ मैंग्रोव्स आर एट लिस्ट रिस्क। 1/3 जो है वो सी लेवल राइज की वजह से नुकसान में है, और 25% अगले 50 साल के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे समुद्र के अंदर। तो इट्स अ बिग कंसर्न। इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। खासतौर पर साउथ इंडियन मैंग्रोव्स जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हमारे मैंग्रोव्स हैं वो लीस्ट कंसर्न है, और जबकि वेस्टर्न कंसर्न के आसपास जो है वो भी लीस्ट कंसर्न है, यानी गुजरात के आसपास जहाँ की हेल्थ ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आसपास भी अच्छी खासी हेल्थ है। तो अगर आप देखें तो लीस्ट कंसर्न वाले जो है आपके, इधर आपको लीस्ट कंसर्न मिलेंगे, या कुछ इससे में वल्नरेबल भी है। तो इस रेड लिस्ट में आते हैं और बात करते हैं इंडिया के मैंग्रोव्स की। दुनिया के 40% मैंग्रोव साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया के पास दुनिया का लगभग 1%, जो 3% ओवरऑल साउथ एशिया का वो इंडिया में है मैंग्रोव, साउथ एशिया का, इस रिपोर्ट के हिसाब से। और भारत में मैंग्रोव का कवर बढ़ा है इस बार 54 किलोमीटर से पिछले असेसमेंट के मुकाबले। तो करंट मैंग्रोव जो है इंडिया का वो ऑलमोस्ट 4975 यानी 5000 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव कवर है इंडिया में, जो इंडिया की लैंडस्केप का अराउंड 0.15% है। अगर हम स्टेट वाइड डिवीजन देखें तो सर्वाधिक मैंग्रोव्स कहाँ इंडिया में मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, जहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव कवर है, और वो लीस्ट कंसर्न के रीजन में आता है। गुजरात में 23% जो हमारा शेयर है वो आता है। फिर अंडमान निकोबार में 12.39%। अगेन अंडमान निकोबार वो जगह है जहाँ के मैंग्रोव्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो वेस्ट बंगाल का जो साउथ परगना है उसी में ही इंडिया का ऑलमोस्ट 41% मैंग्रोव्स पाया जाता है। तो मेजरली इंडिया के मैंग्रोव्स गुजरात और वेस्ट बंगाल के आसपास है, जहाँ पर गुजरात ने सर्वाधिक ग्रोथ दिखाई है मैंग्रोव कवर में। तो इंडिया में इस बार मैंग्रोव घटने के बजाय बढ़े हैं, और हमारा वेस्ट कोस्ट
और जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो ऑलमोस्ट सेफ है, लेकिन जो हमारा सदर्न इंडिया का जो कोस्ट है अंडमान निकोबार के आसपास, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वी आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग देम, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। तो ये बातें हो गई मैंग्रोव्स की कहानी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसने निकाली रेड लिस्ट, IUCN ने, कितने परसेंट रिस्क पे है, 50%, 25% अगले 25 सालों के अंदर सबमर्ज हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, बात करते हैं टाइगर्स और एलिमेंट्स की। तो इनका एक शिकार है और इस जानवर को आप देख रहे हैं, इसके सर पे 4 सींग है, तो इसे चौसिंघा कहते हैं। अब चौसिंघा न्यूज़ में है क्योंकि बहुत रेयर है, ये एक डियर की ब्रीड है, उस नदी के आसपास भी थी। अब ये चौसिंघा असल में कहाँ देखने को मिली? तो चौसिंघा देखने को मिली है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसके पास आपको चौसिंघा देखने को मिला है। चौसिंघा की खास बात यह है कि छोटा सा बोविड एंटेलोप है, 4 इसकी सींगें होती हैं और जो मेल होते हैं उनको 4 सींगें होती हैं, तो इसलिए इन्हें चौसिंघा कहा जाता है। ओनली मेल्स हैव 4 हॉर्न्स। कहाँ देखेगा ये? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। एक इन्फॉर्मेशन हमें और मिलनी चाहिए कि कहाँ पर अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में हमारे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ये MP में लोकेटेड है, मेरा पेन, ये MP यानी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कौन सा वहां पे एंटेलोप मिला है? चौसिंघा, जिसके सिर पे 4 सींग होते हैं, केवल मेल्स के पास होता है। अगले आर्टिकल पे जाते हैं जो बात करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एक रिपोर्ट आई है, बिल्डिंग बेटर इंडियाज पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई कहां से है? तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने रिपोर्ट दी है, जहां पर इंडिया के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बारे में बात की गई है। यहाँ बातें की गई हैं कि भाई कैसे इसको बेहतर किया जा सके। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, जिसमें आपका जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में बात होती है। जब से BIS एक्ट 2016 आया है, लगभग 140 जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं वो पास हुए, लगभग 550 प्रोडक्ट्स के लिए। इससे पता लगता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो किस लेवल के, उनकी क्वालिटी क्या है और उसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। हमारे लिए काम की चीज यहाँ पर है, किस रिपोर्ट की बात हो रही है? बिल्डिंग बेटर इंडियाज पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये किसने शुरू किया है? GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो हमने देखी थी रिवर, उस तस्वीर में वो रिवर बह रही है, तो हर रिवर को एक उसका फ्लो होता है नेचुरल, वो उसे मेंटेन करना होता है। और नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो गंगा को मॉनिटर कर पाए और गंगा का जो ई फ्लो है, यानी गंगा का इनफ्लो आउटफ्लो जो इंपॉर्टेंट जगहों पर है मेन स्ट्रीम का, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर पाए और ठीक से मॉनिटर कर पाए कि गंगा का ई फ्लो, एनवायरमेंटल फ्लो ढंग से हो रहा है या नहीं। अगर अवरुद्ध हो रहा है तो किन वजहों से हो रहा है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। किस रिवर के ऊपर लागू हुआ है? गंगा के ऊपर। किसके अंदर है? नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में। तो क्या होगा इसमें? ई फ्लो मॉनिटर किया जाएगा। देखिए आमतौर पर जो पहाड़ी के आसपास पहली गंगा उतरती है तो वो हरिद्वार से उतरती है और कोलकाता तक इसका फ्लो रहता है। तो यहाँ पर इसकी जो मेंटेनेंस है, आप रीचेज ऑफ गंगा में उसको देखेगी कि ड्राई सीजन में 20% होता है जो एवरेज फ्लो नवंबर मार्च के बीच में, लीन सीजन में 25% होता है। तो क्या जो फ्लो है वो कैसा है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से या पॉल्यूशन की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, इन सबको देखते हुए है फॉलो करेगा ई फ्लो मॉनिटरिंग। ई फ्लो मॉनिटरिंग असल में होता है एनवायरमेंटल फ्लो मॉनिटरिंग, यानी इसमें आप पता करते हो जो पानी बह रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, टाइमिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, और उसकी इकोसिस्टम भी, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी निर्भर करती है, तो उन सभी चीजों की हेल्थ को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को, उसके आसपास जो लोगों का लाइवलीहुड है, उन सबको नुकसान पहुंचता है, जैसे बदलाव होता है। तो ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम इन सब का ध्यान रखता है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी दिखता है रिवर्स की, लेक्स की या वेटलैंड्स की। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ये 2018 में मेंटेन किया गया था कि भाई हमें एक ई फ्लो बना के रखना है गंगा में पूरे साल भर, ताकि जो नुकसान है होता है एक्वेटिक लाइफ को, अगर हम वहां पर वाटर वे भी जोड़ रहे हैं जहां शिप्स भी चलेंगे, तो हमें फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा और ढंग से फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ई फ्लो मॉनिटरिंग के अंतर्गत किन फीचर्स को देखा जाता है? तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है क्वालिटी ऑफ वाटर की, जैसे गंगा यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी की बात हो गई। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो मॉनिटर करेगा, नेशनल जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसके अंदर इसको मॉनिटर किया जाएगा, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। याद रखिए NGP का मतलब है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत ये है। और सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स सबमिट करेगा, उसका फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कितना हो रहा है, और जो 11 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ठीक से मॉनिटर किया जाएगा। तो यह ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्वांटिटी, क्वालिटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इन सब को देखा जाएगा और समझा जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये हो गई ई फ्लो मॉनिटरिंग की बात।
अब आगे बढ़ते हैं एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो रिवर बह रही थी उसके बाद कुछ चीतास भी खड़े थे। तो भारत में चीता का घर कौन सा है? मध्य प्रदेश में। कहां पर इंडिया में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं? किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या किस नेशनल रिजर्व में? सुनो जरा, कूनो कहां मिलता है? कूनो में मिलते हैं अभी सारे के सारे चीता जो लाए गए थे। अब इंडिया साउथ अफ्रीका से कुछ और चीतास लाने वाला है, तो उसका सेकंड होम होगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ इसकी तैयारी हो रही है कि चीतास को वहां पर रखा जा सके। तो याद रखिए गांधी सागर कहां पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो राजस्थान से इसका बॉर्डर लगता है। वैसे मध्य प्रदेश में पड़ती है, 1974 में बनाई गई थी। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है चंबल, जो हमें याद होनी चाहिए। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके आसपास कई सारे आपको पलाश, खैर सलाई जैसे प्लांट मिलते हैं। जैकल, क्रोकोडाइल, स्ट्राइप्ड हाइना, ऐसे तरह के आपको जानवर भी इसके आसपास इस एरिया में रहते दिख जाएंगे। तो बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां किसको अब शिफ्ट किया जाएगा? जो साउथ अफ्रीका से जो चीताज आ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। कूनो के बाद दूसरा उनका घर होगा इंडिया में। इसके बाद एक न्यूज आई है इस सांप के बारे में, जो स्ट्राइप्ड कैसेलियन है, इसको सांप की तरह कह सकते हैं असल में। ये बहुत रेयर है और ये देखा कहाँ गया है? तो ये देखा गया है काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो एक लिम्पलेस एम्फीबियन जिसे हम कह सकते हैं स्ट्राइप्ड सिसिलियन, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। इन्हें अपोडा ऑर्डर का कहते हैं। लिम्बलेस है, कोई इसके हाथ पैर नहीं होते। एक एम्फीबियन है, यानी पानी और वाटर और जमीन दोनों के ऊपर रह सकता है। वॉर्म की तरह है। ये स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं और लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। एग ले करते हैं ये। तो काफी रेयर है और कहाँ पाया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, स्ट्राइप्ड सिसिलियन सांप जैसा दिखने वाला एक वर्म है, ये एम्फीबियन है असल में। तो ये भी हमने जान लिया। अगली न्यूज पे आते हैं, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर एक खास बात है, बारडा में जा रहे हैं कौन? तो लायंस। गिर के बाद बारडा में अब कुछ शेरों को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि पोरबंदर के आसपास है। यह देखिए, हमारा एक तो गांधी सागर है, यहां आ रहे हैं चीता, और बारडा में आ रहे हैं शेर। तो 6 लायन जो है वो गिर से बारडा में शिफ्ट किए जा रहे हैं। बारडा कहां पर है? तो गुजरात में, पोरबंदर के पास ही है, और ये उनका दूसरा घर होगा। देखिए, हुआ यह है कि गिर में असल में शेर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाई पॉपुलेशन है, और इसकी वजह से वहां पर अगर कोई बीमारी आती है तो कई सारे शेर शायद खत्म हो सकते हैं। एशिया में इकलौती जगह जहां लायन मिलते हैं वो इंडिया में गिरनार में मिलते हैं, गिर में मिलते हैं। तो 23 स्पॉटेड डियर्स पर गिर में पाए गए, और उनको देखा गया था बोमा टेक्निक के थ्रू। कि भाई बोमा टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू एनिमल को एक एनक्लोजर में रख के अलग किया जाता है, फिर उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बोमा टेक्निक के थ्रू कुछ जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया गया। कहा? बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। किस लिए भाई? कि शेर को थोड़ा खुराक मिलेगी। तो स्पॉटेड डियर, सांबर भी यहां से लेके जा रहे हैं बारडा में, क्योंकि लायन को रिटर्न किया जाएगा काफी समय बाद वहां से, और सांबर और डियर को इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि शेर इसका शिकार करके खा सके। बारडा में पहले लायन रहा करते थे, बीच में विलुप्त हो गए, तो अभी मुख्य रूप से वो गिर में है सारे के सारे गुजरात में। तो गुजरात में ही बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां इनको शिफ्ट किया जाएगा। ऑलरेडी गिर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है लायंस की, मैं पहले भी बता चुका हूं, और वहां डियर की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो वहां से कुछ ट्रांसलोकेट करके बारडा भेजे जाएंगे। तो बारडा में एक तो शेर भी जा रहे हैं, डियर भी जाएंगे, तो उनका नेचुरल खाना भी उनको मिल जाएगा। बारडा कहाँ है? इट्स इन गुजरात, पोरबंदर के पास है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है, बिल्लेश्वरी और जोगिरी। 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, बिल्लेश्वरी और जोगिरी। मैंने अभी बात की चंबल। चंबल कहाँ बहती है? मुझे बताइए किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने पढ़ा है जहां चंबल बहती है? बिल्लेश्वरी और जोगिरी बहती है बारडा में। तो गिर बारडा प्रोजेक्ट असल में 1979 में डेवलप किया गया था कि एशियाटिक लायन का दूसरा घर बन सके बारडा में। पहला कौन सा है? पहला है गिर। और इस जगह के आसपास, बारडा के आसपास कुछ एथनिक कम्युनिटीज भी रहती है, जैसे मलधारीज, भारवर्स, रबारीज और गादवीज। तो गधवीज, रबरीज, भारवाज और मलधारी कहाँ रहते हैं? बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बारडा कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन सी एथनिक कम्युनिटी रहती है? बिलेश्वरी और जागरी रिवर यहाँ बहती है। तो ये नाम, लोकेशंस आपको याद रखने बहुत जरूरी है ताकि आप कभी भी इसको गलत ना करें। अगला आर्टिकल क्लाइमेट लिटिगेशन के बारे में। हमने उस रिवर में देखा था कि एक रिवर बह रही है, पीली हो गई है लेकिन वो रिवर, उस रिवर के ऊपर दूर कहीं पर ड्रिलिंग भी चल रही थी। तो नॉर्वे डीप सी माइनिंग का प्लान बना रहा है। तो रिवर की जगह वो सी में माइनिंग करने वाला है, और इस डीप सी माइनिंग के खिलाफ, क्योंकि समुद्र से माइनिंग करके जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो निकाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकाले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल फिर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों को बनाने में कर सकते हैं। लेकिन उससे प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसी को लेकर वहां पे कई लोगों ने इसके खिलाफ, ऑस्लो जो उनकी कोर्ट है वहां नॉर्वे की सरकार के खिलाफ
केस दर्ज किया और कहा इसे इसे कहते हैं क्लाइमेट लिटिगेशन। तो डीप सी माइनिंग पहले क्या होती है, समुद्र के अंदर आप डीप सी में जाकर माइनिंग करते हो ताकि वहां से मिनरल निकास को ओशन के फ्लोर से, इसके अंदर आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकलते हैं, सल्फाइड होता है, कोबाल्ट होता है, तो इसका बहुत फायदा हो सकता है बाकी मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, मिनरल्स में, कई जगह फायदे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो नॉर्वे ये माइनिंग करना चाह रहा था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। लेकिन क्लाइमेट लिटिगेशन क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी देश की कोर्ट में कोई या लोग या जनता वहां के देश को और वहां की कंपनी को अकाउंटेबल बनाते हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे क्लाइमेट को बहुत नुकसान हो सकता है, क्लाइमेट चेंज बढ़ सकता है, क्लाइमेट को नुकसान पहुंच सकता है, उसे कहते हैं क्लाइमेट लिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर जब चीजें होती हैं तो उसे कहते हैं हम क्लाइमेट लिटिगेशन। हाल के समय में काफी ज्यादा केसेस बढ़े हैं क्लाइमेट लिटिगेशन के दुनिया भर में। उसका एक उदाहरण है नॉर्वे, जहां पर डीप सी माइनिंग के खिलाफ उनके ये केस हुआ है। अब आते हैं IUCN के पास एक और। IUCN ने मैनग्रोव्स का डेटा निकाला, हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब IUCN ने एक GSAP स्किल्स भी लॉन्च किया है ताकि स्पीसीज कंजर्वेशन जो हो रही है दुनिया भर में किस लेवल पे हो रही है, कितना काम हो रहा है, इसके बारे में पता कर सके। तो ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान नाम का ये ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत ये होगा कि आप ये जो कंटेंट है कि भाई दुनिया में कितने टेक्निकल टूल्स अवेलेबल हैं एनिमल कंजर्वेशन को लेकर, क्या संसाधन है जिसका फायदा उठा के कंजर्वेशन किया जा रहा है, कैसे ग्लोबल एफर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, कैसे कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि डिसीजन मेकर्स हैं जहां पर स्पीसीज हैं वो वहां आकर एफर्ट्स ले पाए, समझ पाए कि भाई क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं उसका क्या फायदा हो सकता है। इन सबको देखते हुए GSAP स्किल्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। तो मैंग्रोव की हालत है, उसके बाद ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान के लिए एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, स्पीसीज कंजर्वेशन के लेकर एक एक्सेसिबिलिटी बनाना, कैसे संसाधन है, क्या रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करके आप कैसे जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, जो स्पीसीज है उनको बचा सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन, इंटरवेंशन, एक्शन सबकी डिटेल में जानकारी देता है, क्या एक्टर इन्वॉल्व है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, क्या टूल्स है अवेलेबल, इन सब की जानकारी चाहिए तो आप GSAP के पोर्टल पे जा सकते हैं। ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान प्लेटफॉर्म कौन बना रहा है? IUCN। अब असल में मैनेज भी इसको IUCN कर रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, नहीं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसमें सपोर्ट कर रही है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। और टेक फॉर इनिशिएटिव, जो टेक फॉर नेचर इनिशिएटिव ज्वाइंटली लॉन्च किया गया हवाई और IUCN के द्वारा 2020 में, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है नेचर को कंजर्व करने के लिए, उसका भी फायदा इस इनिशिएटिव को मिलेगा ताकि वो बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाए, लोगों को संसाधनों के बारे में जानकारी दे पाए और वो समझ पाए कि क्या क्या चीजें हैं कंजर्वेशन के लिए। यह GSAP की बात। अब आगे बात करते हैं वो नदियां जो पीली हो रही थी, असल में ये बात है कहाँ की? तो ये बात यहाँ से कोसों दूर की है, ये बात है अलास्का की। अलास्का की रिवर्स अचानक से येलो होती जा रही हैं और जो साइंटिस्ट है वो भी चौंक गए कि भाई ये रिवर्स येलो क्यों हो रही है। तो असल में रिवर्स येलो ये हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट सालों से जो जमी हुई जमीन है, उससे धीरे धीरे जो उनका क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस की वजह से जो पिघलना है, उससे वहां से बहुत सारे मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और वो जब बाहर निकल रहे हैं तो उससे रिवर्स पॉल्यूट हो रही है। तो नेचुरली परमाफ्रॉस्ट के चेंज होने की वजह से रिवर्स में येलोपन बढ़ता जा रहा है, और जो कुतुक रिवर है आर्कटिक में जो जाती है अलास्का से बहती हुई, तो वो पूरी की पूरी पीली पड़ती जा रही है। तो इट्स बिग न्यूज कि अलास्का की रिवर सब पीली होकर बह रही है, क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघला और वहां से जो मेटल निकला है उसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूट हो रही है। तो हम बात करें अलास्का की, जहां की रिवर्स जाती है फिर आर्कटिक में, तो आर्कटिक को भी बाद में जाकर पॉल्यूट कर सकती हैं। तो ये थी इसके बारे में बात। इस तरह देखिए ये परमाफ्रॉस्ट है, यहाँ से जो प्लेसर डिपॉजिट्स है बाहर निकल रहे हैं, रिवर्स में मिल रहे हैं, तो रिवर्स का कलर पीला पड़ता जा रहा है उनके डिपॉजिट होने की वजह से। अब बारिश हो रही है, नदी की बात कर ली, उस नदी में बहुत से मेंढक भी थे, तो मेंढकों को बचाने के लिए, उनको मैप करने के लिए एक इनिशिएटिव है मॉनसून क्रॉक्स बायोब्लिट्स। ये असल में केरला की जो गवर्नमेंट है उसका इनिशिएटिव है कि भाई जो केरला के फ्रॉग्स हैं मानसून में उनको मैप किया जाए, पता चले कि भाई कितने मैप से कहाँ कहाँ पर है। आप भी चाहें तो अगर केरला जा रहे हैं मानसून में तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये है मानसून क्रॉक्स बायोब्लिट्स। इसमें 4 महीने का सिटीजन साइंस प्रोग्राम है कि जो लोग हैं, जो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने लॉन्च किया है कि जितने फ्रॉग स्पीसीज है केरला की उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें पार्टिसिपेंट जो फोटोग्राफ या ऑडियो या वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग करके आई नेचुरलिस्ट ऐप पर अपलोड कर सकते हैं,
जिससे पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, फ्रॉग्स किस किस तरह के हैं, उनके हैबिटेट कंजर्वेशन को मदद मिलेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जब वो फ्रॉग्स को खुद से ढूंढेंगे, खुद से पहचानेंगे, तो वो उसको बचाना भी चाहेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन, और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी का पार्ट है जो इससे ऑब्जर्वेशन निकलेगी, और इससे एक्टिवली सिटीजन भी जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको जानकारी मिलेगी, और वो भी जागरूक होंगे कंजर्वेशन को लेकर। और जो केरला के आसपास ढेर सारे फ्रॉग्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पता लगेगा, कोई नए फ्रॉग की वैरायटी भी पता लग सकती है हमें। तो इन सभी कारणों से मॉनसून क्रॉक्स बायो ब्लिट्स केरला में होता है। कौन करता है? तो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि बेहतर तरीके से हम इस रीजन में मॉनसून के दौरान फ्रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। आप भी चाहे तो स्कैन करके, अगर केरला जा रहे हैं मानसून में, तो आप भी मदद कर सकते हैं इस चीज में, साउंड रिकॉर्ड करके, फोटोज रिकॉर्ड करके, वीडियोज रिकॉर्ड करके, फोटो खींच के, इस तरह काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये आज की हमारी डिस्कशन थी, लेकिन इस डिस्कशन से पहले हम पहुंचते हैं अपनी पहली तस्वीर के बारे में, और ये आप मुझे बताएंगे क्या यहां पर हो रहा है। ये तस्वीर है, ये एंटेलॉप्स हैं, लेकिन चौरा सिंघा कहां मिल रहा है, किस जगह 4 सींग वाले आपको डियर मिले हैं, रेयर वाले? वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या टाइगर रिजर्व है? ये जो चीताज हैं थोड़े अजीब से बन गए, लेकिन चीताज कहां जा रहे हैं? चीता को क्या वर्धा में भेजा जा रहा है? कहां भेजा जा रहा है चीता को? मध्य प्रदेश में इनका दूसरा घर कहां होगा? लायंस जो है, इनको अब गिर से निकाल के कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? ये जो फ्रॉग्स हैं, इनके लेके क्रॉक इनिशिएटिव कहां लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? ये जो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस हैं, ये एम्फीबियंस कहां मिले हैं? और ये जो ड्रिलिंग हो रही है, ये कौन कर रहा है, कौन सा देश? नॉर्वे, चलो मान लिया नॉर्वे का नाम बताया था, उसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? तो ये सब चीजें आई होप आप इसका सही जवाब दे रहे होगे, और आपने सही जवाब दे दिया तो इस तस्वीर के थ्रू आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। जो मैंग्रोव से आसपास, उसका क्या ग्रोथ है, क्या कमी है, कहाँ इंडियन मैंग्रोव बढ़े हैं, क्या कमी हुई, इन सब के बारे में आप बता सकते हो। तो रिवीजन के लिए याद रखिए, एक नाम था चौरा सिंघा, जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। फिर आपका ई फ्लो मॉनिटरिंग गंगा के ऊपर हो रहा है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आपके क्या आ रहे हैं? चंबल के पास है गांधी सागर, क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपके क्या आ रहे हैं भाई? यहाँ चीताज आ रहे हैं। लायन कहाँ जा रहे हैं? लायन बरदा में जा रहे हैं। बरदा की खास बात है कि बरदा में बिलेश्वरी रिवर, जोगरी रिवर बहती है, वहां पर चंबल रिवर बहती है। इसमें आपका जो मलधारी, बारवान, रावरीज और गदवीज रहते हैं, जो एथनिक कम्युनिटीज हैं यहाँ की। गिर बरदा प्रोजेक्ट आपको याद होगा, क्लाइमेट लिटिगेशन कहते हैं, जीएसए स्किल की बात आईयूसीएन करता है। ये जो येलो होती रिवर्स हैं, ये कहाँ बह रही हैं? तो ये बह रही हैं असल में अलास्का में। और जो ये रिवर को देख रहे हैं, कुतुक रिवर है, जो अलास्का में बहती है, येलो होती जा रही है। मानसून क्रॉप बायो ब्लिट्स इनिशिएटिव है केरला का, जो केरला की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप आपको अच्छा लगा। और डिस्कशन ऐसी और कई और वीडियोस और कंटेंट को आप देख सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर, PWOnlyIAS ऑफिशियल पे, या फिर आप इसको स्कैन करके QR कोड को वहां तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ